नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत। उत्तराखंड के महासंग्राम में अब बात कर लेते हैं अग्निपथ की, जहां पर सौगात पर सियासत हो रही है। इस वक्त पूरे देश में अग्निपथ योजना की चर्चा है। भारत सरकार ने तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की थी और इस योजना को लेकर देश के कई राज्यों में उग्र विरोध प्रदर्शन भी किए गए और अभी भी कई जगह ये प्रदर्शन जारी है। इस योजना को लेकर सरकार का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत भारत के युवाओं को आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का मौका देने का लक्ष्य है, लेकिन विपक्ष ये तर्क दे रहा है कि जब अग्निवीर 4 साल बाद फौज से वापस आएगा तो क्या करेगा। इस बारे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करके ये बात साफ कर चुके हैं कि सेना में सेवा देने के बाद अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार जल्द ही नियमावली बनाएगी। राज्य सरकार, पुलिस, आपदा प्रबंधन, चारधाम प्रबंधन समेत उन सभी सरकारी विभागों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी जहां के लिए वो उपयोगी होंगे। तो वहीं सीएम धामी ने अब ये भी ऐलान कर दिया है कि अग्निवीरों को हर क्षेत्र में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार सरकारी के साथ साथ निजी कंपनियों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी और उनको नौकरी पर लगाने का आश्वासन सीएम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना आने वाले समय में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगी। सेना पहले की तरह ही कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले उत्तराखंड के युवाओं के लिए अग्निपथ योजना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इस योजना के ऐलान के बाद मुझे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं के संदेश भी मिल रहे हैं, जिनमें से कई ऐसे संदेश है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। अब इस योजना को लेकर देश का युवा अत्यंत उत्साहित है। वहीं कांग्रेस इस योजना को बेकार बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि किसी प्रदेश ने अब तक पूर्व फौजियों को रोजगार नहीं दिया। कहना बहुत आसान है कि अग्निवीरों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उनकी शैक्षिक योग्यता का क्या होगा। कांग्रेस ये भी तर्क दे रही है कि उत्तराखंड में प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, तो पुष्कर सिंह धामी अग्निवीरों को निजी संस्थानों में नौकरी कहां देंगे। क्योंकि हम सभी अग्निवीर जो भी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, देश की सेना ने हमारे देश के लिए लाई है, वो देश के हित में है। और सभी अग्निवीरों को हम उत्तराखंड के अंदर जो भी हमारे डिपार्टमेंट होंगे, पुलिस विभाग से लेकर चारधाम यात्रा, आपदा प्रबंधन, अनेकों अनेक विभागों में हम सब में उनको प्राथमिकता देंगे। वो ठीक है, जो ये आत्मघाती कदम मोदी जी ने उठाया है उसकी पैरवी करना काम है बीजेपी के मुख्यमंत्री का। लेकिन मेरी जो सुस्पष्ट जानकारी है, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, जहाँ से बहुतायत में लोग फौज में जाते हैं, अभी तक किसी भी राज्य ने रिटायर्ड फौजियों को 2% से ज़्यादा की जॉब्स नहीं दिया। अगर 100 लोग रिटायर हुए तो केवल 2 लोगों को रोज़गार अभी तक दिया, जो हाईएस्ट है। और जब हर वर्ष 60,000 के आसपास नौजवान रिटायर होकर बाहर आएंगे, उनको कहाँ एकोमोडेट करेंगे। ये कहना आसान है कि हम सब इनको जॉब्स दे देंगे। क्वालिफिकेशन हाई स्कूल इंटर होगी। क्या क्वालिफिकेशन? आपका एक मंत्री कहता है कि साहब इनको प्लम्बर का काम दे देंगे, इनके विजय वर्गीय जी कहते हैं इनको हम चौकीदार बना देंगे। क्या ये गारंटी है? एक फौजी का जो शान की ज़िंदगी जीना चाहता है, जो सर ऊंचा करके अपना जीवन जीता है सोसाइटी में, उसको आप क्या जॉब देना चाहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बताएं किस में देंगे। पहले कह रहे थे पुलिस में देंगे, कितने रिक्त पद हैं पुलिस में? और जो और नौजवान घर में रह के पढ़ाई कर रहे होंगे वो कहाँ जाएंगे? देखिए, अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अग्निवीर योजना देश के युवाओं के हित में है। वो जब अपना स्कूल करके निकलेंगे, 12वीं कक्षा पास करके निकलेंगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास होगी खुद को दक्ष बनाने के लिए, और उस दक्षता की उनको जो है फीस भी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, और 4 वर्षों बाद जब वो ये नौकरी पूरी कर लेंगे, उनके पास एक अच्छी खासी रकम भी होगी जिसका उपयोग वो स्वरोजगार के लिए कर सकते हैं। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कहा है, हम उनको अर्धसैनिक बलों में, उत्तराखंड पुलिस में, और भी बहुत सारे जितने हमारे विभाग हैं उनमें उनको हम प्राथमिकता देंगे। कांग्रेस ने हमेशा सेना का अपमान किया है। ये वही कांग्रेस है जिसने सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहा था।
ये वही कांग्रेस है जिसकी प्रवक्ता गरिमा दसौनी बार बार कह रही हैं कि ये युवा आतंकवादी बन जाएंगे, ये युवा देश के जरूरी दस्तावेजों को दुश्मन देशों के हाथ भेज देंगे। ये युवाओं का अपमान नहीं तो क्या है? ये युवाओं का भी अपमान है और देश की सेना का भी अपमान है। कांग्रेसों को हमारे देश के सैनिकों पर और सेना पर ना पहले भरोसा था ना आज भरोसा है। वो इस योजना के नाम पर देश के सैनिकों को गुमराह करने का काम। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि अपने केंद्रीय नेतृत्व के ही साथ कदम से कदम ला करके और पुष्कर सिंह धामी जी चल रहे हैं कि वो उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये जो अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर बन के आएंगे उनका भविष्य क्या होगा। क्या ये आर्मी में जाने के बाद ये वो युवा हैं जो मेहनत करके आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, और वो 21 साल की उम्र में रिटायर होकर के आकर के, आपने भी 2 साल उम्र बढ़ा दी, 23 साल में रिटायर होकर के प्राइवेट जॉब करेंगे। कौन सी जॉब ऐसी है जो आप उन्हें प्रोवाइड कराने का कार्य करेंगे? और मैं पुष्कर सिंह धामी जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि 2015 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना लेके आए थे, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा था स्किल्ड इंडिया हम बनाएंगे, उसके माध्यम से कितने युवाओं को आपने रोजगार देने का कार्य किया है? तो ये सिर्फ एक छलावा है युवाओं को देने के लिए कि आप 4 साल में 1 साल आप छुट्टी और ट्रेनिंग में बिताइए, 3 साल हम आपको नौकरी देंगे, उसके बाद आपको रिटायर कर देंगे। कौन पूछ रहा है प्राइवेट सेक्टर्स में? और उत्तराखंड में प्राइवेट सेक्टर्स हैं कहाँ? ये भी इसका जवाब भी पुष्कर सिंह धामी जी को देना पड़ेगा। ना आपके पास आईटी कंपनियां हैं, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, आपके पास प्राइवेट सेक्टर उत्तराखंड में कहाँ है जहाँ पे आप अग्निवीरों को प्राथमिकता देने। इसी परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी के आह्वान पर कल अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में हर राज्यों में कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह मार्च जो है इसी अग्निपथ योजना के विरोध में केंद्र सरकार जो अग्निपथ योजना लेकर आई है उसको लेकर आज भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ये जो सौगात दी गई है इस पर सियासत कुछ इस तरीके से है कि उत्तराखंड में कांग्रेस अब ये कह रही है कि ये योजना पूरे तरीके से बेकार है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हरीश मैखुरी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, सीमा डोरा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और सूरज सिंह नेगी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले सीमा डोरा जी आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि सरकार ये कह रही है कि ये योजना जो लेकर आई है इसमें सीएम धामी ने ये साफ कर दिया है कि सरकारी के साथ साथ निजी कंपनियों में भी नौकरियां दी जाएगी, अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस का ये सवाल है कि उत्तराखंड में निजी जो कंपनियां हैं वो है कहाँ जिसमें आप उनको रोजगार देंगे? कांग्रेस का शुरू से ही काम रहा है लटकाना, भटकाना, फुसलाना, बहलाना। धरातल पे ना इन्होंने कभी बात करी, ना इनको पता है कुछ भी करने लगे। कोई भी एक राज्य या राष्ट्र के हित में कोई भी कदम उठाओ तो सबसे पहले इनका विरोध जारी होता है, क्योंकि इनका विरोध इसलिए नहीं है कि बच्चों की इनको भलाई चाहिए, इनको एक राजनीतिक रोटियां सेकनी। इनको ये लग रहा है कि इनकी दुकान बंद होने वाली है। इनकी जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी कि बोलना मना है, ठीक है, और आज ये वही काम कर रहे हैं कि जो हमने योजना करी है तो उस समय बच्चों को इतना भड़का दो कि उनको समझने की, सोचने की शक्ति उनकी खत्म करो। आप एक बताइए, जो 17 साल का बच्चा खेलने कूदने की उम्र होती है, उसको खाना पीना रहना सब कुछ फ्री हो गया। आप सिर्फ हाई फाई बच्चों की बातें मत करिए जो आप जैसे जो एयर कंडीशन में रहते हैं या जिनके पास बहुत पैसा है और जो हाई फाई ट्यूशंस ले सकते हैं और कोचिंग्स कर सकते हैं और अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। आप उन बच्चों की बात करिए जो हमारे 80% जनता वैसी है हमारे देश में जिनके पास कोई सुविधा नहीं है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो हमारी सरकार ने जब उनको 17 साल की उम्र में कह दिया कि हम तुम्हारा पूरा खर्चा उठा रहे हैं, साथ के साथ हम तुमको हर महीने तुमको पहले साल आएगी 2,52,000, दूसरे साल 2,77,200, तीसरे साल 3,06,960, चौथे साल 3,36,000 और एंड में 11,71,000 जब वो रिटायर होगा। और जो फंड होगा उसके इक्विवेलेंट टू भारत सरकार देगी। जब इतना कुछ बच्चे को मिलेगा और साथ में उसका स्किल डेवलप होगा तो क्यों नहीं जाएगा वो बच्चा। कितने गरीब तबके के लोग हमारे यहाँ, कितने बिलो मिडिल क्लास लोग हमारे यहाँ, आपने कभी उनके बारे में सोचा? नहीं, आपने कभी नहीं सोचा और आपको सोचना भी नहीं। फिर साथ में हमारे गृह मंत्रालय ने भी कह दिया कि हम भी 10% रिजर्वेशन देंगे। फिर हमारे राज्य में मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि हम बाकी भर्तियों के अलावा साथ साथ हम
ये भी रिकमेंड करेंगे प्राइवेट सेक्टर को कि आप भी प्रेफरेंस दीजिए। आप कहते हो कि हम लोग जो हमारे रिटायर्ड सैनिक थे उनको कहाँ क्या देते थे, संविदा के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उसमें पहली प्रेफरेंस होती है कि रिटायर्ड को दो। ठीक है, जब इनको नॉलेज ना हो, या तो ये नॉलेज नहीं है या नॉलेज होते हुए भी ये भटकाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है सीमा डोरा जी। नेगी साहब, जिस तरीके से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, इस योजना को बेकार बता रही है, लेकिन सीमा डोरा जी ने जिस तरीके से तमाम बातें बताई, और ये तो रिजर्वेशन देखिए कर दिया गया है, केंद्र सरकार ने कहा है, और इसी के साथ साथ तमाम राज्य सरकारों ने कह दिया, और अलग अलग तरीके से इनको प्राथमिकता देने की बात भी कही है। CAPF हो गया और असम राइफल्स, इन तमाम चीजों में इनको 10% आरक्षण की बात कही है अग्निवीरों को। देखिए मुस्कान जी, 10% आरक्षण, कितने पद हैं इनके पास? और आप ये देखिए ना कि एक सैनिक को 9 महीने का कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, और आप इन अग्निवीरों को 6 महीने का प्रशिक्षण देंगे। तो अब आप 6 महीने का जिनको प्रशिक्षण देंगे उनमें से 25% को आप सेना में जो है रेगुलर भी करेंगे। तो ये दोहरे मानक क्यों है? एक तरफ प्रशिक्षण की बात करिए कि एक तरफ आप एक सैनिक को 6 महीने का प्रशिक्षण देंगे, दूसरे को आप 9 महीने का प्रशिक्षण देंगे, और ये कह रहे हैं कि हम इस विभाग में इनको आरक्षण देंगे, उसमें आरक्षण देंगे। अरे हिम्मत है तो ये कहो ना कि इनको अग्निवीरों को हम भर्ती करेंगे, 4 साल इनकी सेवा जो है हम सेना में लेंगे, और उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है इनको अपने विभागों में वो सेवा देंगे। आप आरक्षण देंगे, कितनी आरक्षण तो आप उस चीज पर देंगे ना जब आपके पास पद होंगे। आपके पास पद ही नहीं होंगे तो किस बात का आरक्षण देंगे? और 10% आरक्षण देंगे, 90% तो और लोगों को ले दोगे आप। तो ये जो इनकी अग्निपथ योजना है, सरकार इसमें खुद भ्रमित है और देश के नौजवानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। सरकार इसको जो है, अगर इस योजना को सबसे पूछ करके लाती, सबको विश्वास में लेकर के लाती, तो आज ये दिन नहीं देखना होता। और ये लोग कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हर बार जो है कांग्रेस पे आरोप लगा देते हैं। अरे भैया, इनको ये समझ आ जानी चाहिए, अरे सत्ता में बैठे हुए लोगों, अहंकार के मद में होकर अपनी आंखें बंद मत करो। देखो, इस देश का नौजवान स्वतः स्फूर्त बिना किसी नेतृत्व के वो सड़कों पर है, आपकी नीति का वो विरोध कर रहा है, उनके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं उसका वो विरोध कर रहा है। अब कांग्रेस भी देश के उन करोड़ों करोड़ों नौजवानों के साथ में है जिनके भविष्य के साथ आप जो है खिलवाड़ करने जा रहे हैं। ठीक है, हरीश मैकुरे जी, ये योजना जो अग्निपथ लेकर आई है सरकार, आपके नजरिए में, आपके मायने में किस तरीके की योजना है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि 4 साल बाद जो युवा है वो बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन सरकार इस पर तर्क दे रही है कि उनको आरक्षण दिया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में 10% का, और उसके बाद उनके पास पैसा होगा, उनको जो एक कीमत है, एक मुश्त जो राशि है वो दी जाएगी, और उस राशि देने के बाद वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। ये तर्क सरकार का है। मुस्कान जी, मैं थोड़ा सा इस योजना को समग्रता में देखना चाहता हूँ जी। हमारे देश में पर डे 16 लाख नवजात बच्चे पैदा हो। ठीक है, तो 16 लाख नवजात बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर 18वें साल में जब उनको 18वां साल लगता है तो 16 लाख नए बेरोजगार पैदा होते। तो ये जो अग्निवीर योजना है, ये तो केवल साल भर में 1 लाख बच्चे ही पूरे देश से लगना है। उत्तराखंड में तो कुछ भी इनका नंबर नहीं पड़ना, मतलब मुश्किल से मुश्किल ये समझ लीजिए कि करीब 10-12 हजार, 15 हजार, 14 हजार बच्चे मैक्सिमम उत्तराखंड से लगे। ठीक है, उससे भी कम आएगा बच्चा। कोटा है ये, मतलब हर प्रदेश को कितना भर्ती करना है ये भी तय है उसमें। तो 16 लाख बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैं तो, अगर बेरोजगारी पर हम बड़े चिंतित हैं तो हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरोजगारी की जो भी चिंता है किसी भी मतलब राजनीतिक दल की, वो बिल्कुल ही तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बातचीत नहीं होगी। दूसरा, हम ये कह रहे हैं जो अग्निवीर योजना है वो 18 से 21 साल 22 साल के बच्चों के लिए है। 17.5 से 23 साल।
17 से 19 साल 22 साल जो भी लगाओ 22 साल 21 साल में वो रिटायर हो जाए, ठीक है। ये कहा जा रहा है। तो ठीक है, मत करो अग्निवीर योजना, लेकिन उसके लिए क्या योजना आप लोगों के पास है, विकल्प क्या है राजनीतिक दलों के पास, वो भी बताओ ना भाई। ये केवल विरोध के लिए विरोध जताना। हम कह रहे हैं 17 साल का बच्चा 21 साल में रिटायर आता है और उसके पास 10 लाख रुपया नगद रहता है, तो बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं 21 साल तक भी मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में मतलब सोशल नेटवर्किंग वगैरह में तमाम चीजों में इन्वॉल्व हैं, 2 रुपया नहीं कमाते हैं, माँ बाप की चिंता के कारण बने हुए। तो चलो 3 लाख बच्चे ही सही साल भर में, 1 लाख बच्चे ही सही साल भर में उनको कुछ तो मिला। तो यदि ये इन बच्चों को कुछ दिए जाने का विरोध है तो निश्चित रूप से गलत है, और यदि एक राजनीतिक विरोध है तो उस पर हमें कुछ नहीं कहना। मैखुरी साहब, ये बात कही जा रही है, लेकिन हम इस चीज के पक्ष में हैं कि निश्चित रूप से जब भी हमारे ये अग्निवीर सेवानिवृत्त होंगे तो उनके लिए कोई ना कोई कार्य योजना आगे के लिए अवश्य बननी चाहिए। एक ट्रेन व्यक्ति एक देश का जिम्मेदार नागरिक बन जाएगा वो 21 साल में जब रिटायर हो रहा होगा, तो निश्चित रूप से उसके लिए आगे की कोई योजना बनाई जानी चाहिए। ठीक है, बात का स्वागत किया जाना। ठीक है। मैखुरी साहब, 2 सवाल मेरे हैं आपसे। पहला सवाल ये कि अभी जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ बच्चों को दिया जाएगा, कुछ वो सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और बच्चों को सीखना भी चाहिए, लेकिन ये सवाल है कि, और विपक्ष का भी ये सवाल है कि वो जो समय है वो शिक्षा का समय होता है। +2 के बाद जब युवा जो है वो इस ओर चला जाएगा तो उनकी ग्रेजुएशन, उनके मास्टर डिग्री, उनके आगे की पढ़ाई का क्या होगा। और दूसरा सवाल ये, जो खामियां हैं उसको लेकर रक्षा मंत्री ने अभी हाल ही में बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि जो भी खामियां हैं उनको देखा जाएगा और दूर किया जाएगा। अगर खामियों को दूर करने की बात है तो पहले इस योजना पर विचार करना चाहिए था लाने के लिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाएं जब भी आती हैं तो उसमें खामियां और खूबियां दोनों रहती। अब कोई भी योजना जब भी आती है तो वो अपनी खामी और खूबी के साथ आती है, लेकिन निश्चित रूप से जो खामियां हैं वो तत्काल दूर हों, उसके बाद भर्ती के नियमावली कोई तय हो तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम इस बात का समर्थन करते हैं। और एक चीज मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ मुस्कान जी, यहाँ पे निश्चित रूप से सभी को समझना पड़ेगा, ये किसी को जबरदस्ती पकड़ के नहीं भर्ती कर रहे हैं। बिल्कुल, जिसको लगता है कि मेरा कैरियर इधर ठीक है वो भर्ती होगा। तो बाकियों के रेगुलर भर्तियां हैं, तमाम IAS PCS तमाम परीक्षाएं जो कि क्यों रहेंगी। ऐसा लग रहा है कि मतलब माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि अग्निवीर के बाद अब कुछ देश में नौकरी बचेगी नहीं। अरे भाई, जो रेगुलर सेना की भर्ती है, जो रेगुलर IAS PCS है, जो रेगुलर क्लरिकल है, हमारी मतलब 4th क्लास के लोग हैं, क्लास B क्लास के लोग हैं, क्लरिकल सेक्शन के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, UPSC की परीक्षाएं, वो जो कि क्यों रहेंगे, उसमें कोई थोड़ी चेंज हो रहा है। वो विकल्प सब खुले हैं हमारे बच्चों के पास, एक नई चीज आई है ये। तो मुझे तो इसमें कुछ गलत लगता नहीं है। कम से कम कुछ ही समय से एक अनुशासित बच्चों की फौज हमारे पास खड़ी रहेगी। ठीक है मैखुरी साहब, ठीक है। नेगी साहब, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद सीमा डोरा जी के पास में जाऊंगी। देखिए, मैखुरी जी कह रहे हैं कि ये योजना है, अब साथ इतने सारे लोग, केवल उत्तराखंड के जो है 10-15 हजार लोगों को जो है इसमें प्रतिवर्ष नौकरी मिलेगी। तो जो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक तो मेरा प्रश्न ये है कि जब आप रेगुलर सैनिक को 9 महीने का प्रशिक्षण देते हैं, तो वही काम अगर आप इन अग्निवीरों से कराएंगे तो उनको आप 6 महीने का प्रशिक्षण क्यों, उनको 9 महीने का प्रशिक्षण क्यों नहीं? और क्या आप जो है 10,000, जो अगर उत्तराखंड के हिस्से में 10,000 सैनिक आते हैं प्रतिवर्ष, क्या 10,000 के लिए आपके पास रोजगार की सुविधा है? अगर आपके पास रोजगार की सुविधा है तो आप बताइए ना कि आपको फौज से रिटायर करने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि आपको निश्चित तौर पर रोजगार देगी, ये बात कहिए ना। तो आप जो है उसका जो एक समय है तैयारी करने का, कुछ करने का, उसको तो आप इस पे खर्च कर देंगे और उसके बाद उसको जो है 10 लाख रुपए देके जो है जाइए। अब 10 लाख रुपए तो आप मुद्रा योजना में भी लोन देते हैं, तो अब उसको पैसा दे करके क्या करेंगे? अब वो उसके अंदर अब आदमी की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कार्य क्षमता होती है। कोई बिजनेस में, केवल व्यापार में वही लोग जाते हैं जिनको उस तरफ रुचि होती है। कुछ लोगों की रुचि जो है सेना में जाकर के देश की सेवा करने की होती है, कुछ लोगों की दूसरे जॉब के माध्यम से जो है देश की सेवा करने की होती है। तो आप जो है ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने पिछले 3 सालों में सेना में भर्तियां बंद कर दी,
आप रेगुलर भर्तियां खोलिए, रेगुलर भर्ती में जो लोग जा रहे हैं उसके माध्यम से कार्य कर दिए। अब ये बीच में आप ले आते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, नए नए सिगों पे छोड़ने के लिए, जो है देश की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप लेकर के आ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है केंद्र की सरकार का कि उसने जितनी भी योजनाएं लाए हैं वो सब विफल रही हैं, क्योंकि वहां पर जो है 2 मैन आर्मी और 1 मैन शो है। केवल वही लोग जो है तय करते हैं और उसका खामियाजा फिर देश को भुगतना पड़ता है, देश की जनता को भुगतना पड़ता है। ठीक है सीमा डोरा जी, सवाल कई हैं मुझे विपक्ष के। जी जी क्या बोल रहे हैं ये 2 मैन आर्मी? अरे इनकी कांग्रेस की तो एक ही थी महारानी इंदिरा जी, जिनकी हुकूमत चलती थी इंदिरा बनाम कांग्रेस और कांग्रेस बनाम इंदिरा, जो किसी को बोलने तक नहीं देती थी, जिनमें आजादी नहीं थी कांग्रेस के समय में बोलने पे। और तब क्या, आज भी आप सिर्फ 2 लोग, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा नहीं सोच सकता कोई, चाहे कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो। किसी की क्षमता नहीं है बोलने की, किसी की क्षमता नहीं है कहने की कि कांग्रेस में हम ये कर देंगे। तो आप इस चीज से बाहर निकल के आइए, हम तो सबकी सलाह लेते हैं। यहाँ लोकतंत्र का सही इस्तेमाल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। हर इंसान को बोलने का अधिकार है। अगर हम लेकर आए तो हमने उसके तुरंत, अगर बच्चों ने कहा कि ये होना चाहिए तो हमने फटाक से उस पर कई चेंजेस करने शुरू कर दिए। और आगे भी चल के अगर ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छे सुझाव आ रहे हैं तो उसमें भी अमेंडमेंट हो सकता है, जैसे अभी करते आ रहे हैं हमारे तुरंत गृह मंत्री जी ने कह दिया। अब आप कहते हो कि जो हम सर्टिफिकेट भी देंगे, और आप क्यों दे रहे हो उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। फिर सर जी अगर कहीं पर भी कोई बच्चे अप्लाई करते हैं किसी भी विभाग में तो क्या 25% से ज्यादा निकल पाते हैं? यहाँ तो डायरेक्ट 25% जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन बाकी 75% का क्या सीमा डोरा जी, ये भी तो सवाल है ना। मैं बिल्कुल आपका सवाल है उसी का जवाब दे रही हूँ कि अगर 25% तो एक तरफ चले गए और जो 75% बचे हैं उनमें से कितने ऐसे होंगे जो खुद ही निकाल देंगे गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर्स को, और कितने वो होंगे जिनको हम 10% के थ्रू देंगे, और कितने वो होंगे जो कहेंगे कि नहीं हमारे लिए तो हमें तो व्यापार करना ज्यादा अच्छा लगता है। अब एक बात समझिए, हैंडसम अमाउंट आ गया। ठीक है मैं समझ गई आपकी बात। अब एक बात समझिए, मैखुरी साहब के बात में से एक बात निकाल कर ला रही हूँ। अगर हर बच्चे का एक इंटरेस्ट होता है कि आपको IPS बनना है, आपको IAS बनना है, आपको IFS बनना है, आपको क्या बनना है, हर बच्चे का इंटरेस्ट होता है। इसी तरीके से बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि वो सेना में जाकर देश की सेवा करे। लेकिन जो अग्निवीर बनने आएंगे, सेना में जाकर देश की सेवा करने के लिए आएंगे, उन 75% बच्चों को क्यों फिर हम रोजगार, क्यों फिर हम उनको बिजनेस की तरफ धकेलें? क्यों हम उनको कहें कि आप कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लीजिए? जब वो सेना में आना चाह रहे हैं तो सेना का रास्ता साफ क्यों नहीं? मैम देखिए, उनको किसी को फोर्स नहीं करा जा रहा कि आप अग्निवीर भी बनिए। ठीक है, वो जो करना चाहते हैं, यानी कि आप ये कह रही हैं उसके लिए फ्री है। आप ये कह रही हैं कि अग्निवीर बनने, सुनिए, आप ये कह रही हैं कि अग्निवीर की एक ये अग्निपथ जो योजना है वो अलग है, और अगर आपको वैसे सेना में जाना है तो आप बच्चा जा सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया, भर्ती रैलियां होंगी। वो आप हिसाब से जैसे पहले करते थे, जो भी कोर्सेज करना चाहते थे वो करें। तो लेकिन भर्ती रैलियां तो पिछले 2 साल से हुई नहीं है। तो जितने भी निकलेंगे कोर्सेज वो उसी में जाएंगे ना। अगर वैकेंसी जितनी होगी उसी के लिए तो अप्लाई किया जाएगा, और बाकी तो 20% हमें को इनको भी देना है। जो अपनी जान लगाएंगे, जो देश के लिए अपने 4 साल देंगे, तो 25% उनको भी तो देना है। और बाकी जहां जहां नौकरियां हैं, जहां जहां चीजें हैं, जो जो इंटरेस्ट उनका है वो भी। और फिर मैं आपको कह रही हूँ, जिस हिसाब से अभी सर भी कह रहे थे कि जनरेशन बढ़ रही है, वाकई सोचने का विषय है कि एक एक घर में 20-20 बच्चे पैदा होंगे तो कहां से सरकारी नौकरियां दी जाएंगी? नहीं दी जा सकती। ये सोचने का विषय है जो आगे ये, लेकिन ये मुद्दा उस चीज से अलग है, तो मैं इस पे बहस नहीं करूँ। मैं सिर्फ इतनी कह रही हूँ कि सरकारी नौकरियां हर किसी को नहीं मिल सकती। हम अपने बच्चों को ये भी सिखाएंगे कि बेटा नौकरी देने वाला भी तो बनो, सब देने वाले बन जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर बीजेपी एक काम कर सकती है, तो फिर बीजेपी एक काम कर सकती है। एक छोटा सा सुझाव है मेरा, अगर आप सरकारी नौकरियां हर युवाओं को नहीं दे सकते तो फिर आपको बच्चों को शुरुआत से ही स्कूल से ये पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। आपको ये पढ़ाना शुरू करना चाहिए कि आप किस तरीके से आगे बढ़कर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। बच्चों में ये शिक्षा पहले से देनी चाहिए। मैम जो ये स्किल डेवलपमेंट होता है ना, ये इन्हीं सब चीजों कि जहां जहां आपको इंटरेस्ट है उसको डेवलप करो।
सरकारी नौकरियों में भी जाओ, किसी के लिए कोई मना नहीं है, वो तो आपको कंपटीशन क्रैक करने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए तो स्वागत है सभी का, हमने तो कभी मना नहीं करा, और उनकी पढ़ाई में भी कोई मेरा ये कहना है आपसे सीमा डोरा जी, मेरा ये कहना है कि बच्चों को बेसिक शिक्षा ये सिखानी चाहिए। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप IAS बन सकते हैं, IFS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, ये सिखाते हैं ना। तो हम क्यों नहीं बच्चों को शुरुआत से ही सिखाते कि आप बिजनेसमैन बन सकते हैं? क्यों नहीं सिखाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जो है, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ इसलिए बता रही हूँ कि अब ये वाला ट्रेंड नहीं रहा कि बेटा डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना और बैंक में चले जाना या IAS बन जाना। नहीं, हर किसी के बस में IAS बनना नहीं, हर किसी के बस में बैंक का एग्जाम क्रैक करना जरूर नहीं है कैपेबिलिटी, हर किसी के बस में और दूसरे बड़े बड़े जो PCS निकालना नहीं, हर कोई आर्मी में नहीं जा सकता क्योंकि फिर स्किल्स को प्रॉब्लम होगी कहीं। ठीक है, चलिए, तो उसको तो समझना पड़ेगा इस चीजों। ठीक है, हरीश मैखुरी जी, क्या ये कहना गलत है कि बच्चों को बेसिक शिक्षा जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में, हमें उनको एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देना चाहिए कि इस क्लास से उनको एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाई जाए? नहीं, हमारा जो बच्चा होता है वो अनंत संभावना वाला होता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे आज हमारी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बन रही है, इससे पहले कलाम जी राष्ट्रपति बने, तो वो भी एक दिन साधारण बच्चे ही थे, बल्कि साधारण से भी हम ये कहें कि और ज्यादा कोई और ज्यादा कोई नीचे की कोई क्लास होती तो वहाँ के बच्चे थे। ये दो हमारे राष्ट्रपति बने, जो हमारे बन रहे हैं, एक तो मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, और दूसरे कलाम जी जो इससे पहले रहे। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये अनंत संभावना किसी भी व्यक्ति में, बच्चे में खासकर होती है। तो इसलिए जो है हम बच्चे को किसी सिर्फ एक डायरेक्शन में डालें वो बहुत औचित्यपूर्ण लगता नहीं है। तो बच्चों को तो वर्सटाइल शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैखुरी साहब, आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए शायद। मैं यही कह रही हूँ, हम जब बच्चों को हर फील्ड की शिक्षा देते हैं तो फिर हमें ये इसमें भी तो बढ़ावा देना चाहिए। हम क्यों नहीं इसको साथ साथ बढ़ावा देते? जी मुस्कान जी, जो हमारे पुराने गुरुकुल होते थे उसमें बच्चों को 16 कलाओं का धनी बनाया जाता था। मतलब जैसे गायन एक कला है, बाण चलाना, तीर चलाना, हथियार चलाना, शस्त्र चलाना एक कला है, शास्त्र सीखना एक कला है, भूगोल का ज्ञान, अपने पूरे विश्व ब्रह्मांड के बारे में जानना एक कला है, उसी तरह से संगीत एक कला है, उसी तरह से जूडो, कराटे, इस तरह की जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं टोटल वो एक कला है, योगा एक कला। 16 कलाओं का धनी बनाया जाता था जिसमें घुड़सवारी, इंजीनियरिंग वगैरह, डॉक्टरी सारी सिखाई जाती थी। उसके बाद जो वो अपना एक फील्ड चयन कर ले जो उसे अच्छा लगता है। तो इस तरह की शिक्षा निश्चित रूप से वर्तमान में भी आवश्यकता है कि बच्चों की वर्सटालिटी को हम जो है बिल्कुल उसको, चाहे कॉन्वेंट कॉलेज में, चाहे उसको काला अंग्रेज बनाने की हो, चाहे दूसरे तीसरे संस्थानों में केवल जो है उनको मतलब एक अंधविश्वास की तरफ ढकेलने की हो, ये दोनों ही पद्धतियां गड़बड़ हैं। कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को वर्सटाइल बनाना चाहिए, बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाना चाहिए। और आज तो हम लोकल हो गए हैं, मतलब हमारी लोकलिटी भी बनी रहे और हम ग्लोब के बारे में, संसार के बारे में भी जाने। हम एक घटना किसी विश्व के कोने में करते हैं, उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। एक बयान कोई नेता यहाँ देता है, उसका असर दूसरी देशों में भी पड़ जाता है। आज तो इतना ज्यादा हमारा जो दुनिया है वो एक परिवार होने जा रही है। तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को ग्लोकल होना पड़ेगा, लोकली भी वो जाने और ग्लोबली भी वो जाने। इतने वर्सटाइल शिक्षा का बचपन का जो है वो बढ़ना चाहिए। बाद में वो अपने स्पेशलाइजेशन की फील्ड में जा सकता है। जिसे सैनिक बनना होगा वो सैनिक बनेगा, जिसे IAS बनना होगा वो IAS बनेगा। ठीक है, नेगी साहब, सीमा डोरा जी कह रही हैं कि अगर जब हम 4 साल के लिए अग्निवीरों को ले रहे हैं, जब अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को ले रहे हैं, उसके बाद सबसे पहली बात तो उनको अग्निवीर का एक टाइटल मिल जाएगा। उसके बाद 25% तो आगे गए, बाकी के जो 75% है उनके लिए वो बिजनेस कर सकते हैं, उनको एकमुश्त राशि दी जा रही है, वो कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और किसी और फील्ड में जा सकते हैं, ऐसा वो कह रही हैं। देखिए मुस्कान जी, जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत इन्होंने इसका नाम ही जो है बदल के रख दिया। लोग, देश का बच्चा जो उत्साहित होता है, जो सोचता है कि मैं सेना के माध्यम से देश की सेवा करूंगा, उन बच्चों के अधिकारों पर आपने कुठाराघात कर दिया। अब आप उसको 4 साल के बाद जो है पैसा देके थोड़ा बहुत उसको घर भेज देंगे, कहेंगे तेरे को पुलिस में रख देंगे, तेरे को उसमें रख देंगे, दूसरे में रख देंगे नहीं, उनमें आरक्षण दे देंगे।
तो हमारा कहना यह है कि वो उसके मंसूबे, जो सेवा में जाकर राष्ट्र की सेवा करना चाहता है, अपना कम से कम 15 साल जो है सेना को देना चाहता है, इस देश को देना चाहता है, आप उसके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? हाँ, ये हो सकता था कि स्वैच्छिक होता कि आप जो है ये कहते कि 4 साल में भी कोई आ सकता है, 5 साल में वापस आ सकता है, 6 साल में आ सकता है, 10 साल में आ सकता है। जो स्वैच्छिक आना चाहें वो बात तो समझ में आ सकती है, परंतु आप अगर भर्ती करेंगे तो आप कम से कम 15 साल की भर्ती करिए और एक देश के नागरिक को, एक देश के नौजवान को आप इस तरीके से गुमराह मत करिए कि आप 4 साल लगाएंगे उसके और 4 साल के बाद हम तुमको थोड़ा सी पैसा दे देंगे जी और तुमको घर भेज देंगे, दूसरी नौकरियों में आरक्षण दे देंगे। या तो आप ये व्यवस्था करिए कि उसको 4 साल फौज में काम कराएंगे, उसके बाद उसको पुलिस में हो या कहीं भी हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार गारंटी दे उसको, उसके सेवा नियमावली में इस बात की व्यवस्था हो कि उसको जो है बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे, उसको हम रोजगार देने का काम करेंगे। ये काम करिए। ठीक है सीमा डोरा जी। मैं एक बात बोलूं जी? मैं सिर्फ इतना अपनी बात करती हूँ, अपने घर से शुरू करती हूँ। मेरी बेटी आज 26 साल की, प्राइवेट सेक्टर में उसने जॉब पे है, उसके पास 1 लाख रुपए भी नहीं जमा है उसका पर्सनल। तो वो एक बच्चा जो सिर्फ 17 साल में सरकार के पास जा रहा है, उसका खाना पीना रहना सहना फ्री और 12 लाख उसके हाथ में मिल रहा है, जब वो मात्र 23 साल का हुआ, तो आपको क्या लगता है? और 23 साल में खत्म भी हो जाती जीवन। 23 साल में बहुत कुछ होता है। एंड माई डॉटर इज स्टिल स्टडिंग कि मैं आगे कोई कॉम्पिटिशन क्रैक कर लूं। तो देखिए, समय जो होता है ना, पढ़ाई के लिए और सीखने के लिए कहीं लिमिटेशंस नहीं होती। आपने सही कहा, आपने सही कहा। 23 साल की उम्र में सब खत्म नहीं हो जाता। आप ये समझिए कि 23 साल की उम्र से तो बच्चों का करियर शुरुआत होती है उसकी, लेकिन उस करियर में की उसको सेवानिवृत्त कह देना, ये कितना सही है सीमा डोरा जी? उसी शुरुआती करियर में उसको सेवानिवृत्त कर देना। चलिए, अब मैं आपको दूसरी चीज कह देती हूँ। अगर हम इस तरीके से शुरुआत कर देते कि सरकार एक कोर्स स्टार्ट कर रही है फॉर 4 years, जिसमें सरकार खाना पीना फ्री देगी, सर्टिफिकेट्स देगी, उसमें जो बच्चा अच्छा काम करेगा उससे 25% बच्चा चला जाएगा, तब क्या होता? और हो सकता है उसमें हम ये भी कह देते कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, देन ऑल्सो बच्चे जाते हैं क्योंकि वहां कोर्स मिल रहा है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि हम अग्निवीर बना रहे हैं उनको 4 साल के लिए, कह रहे हैं तो वो गलत हो। लेकिन एक छोटा सा फर्क होता है इसमें, एक छोटा सा फर्क होता है सीमा डोरा जी। अगर आप कोर्स कहते तो कोर्स करने के बाद 25% बच्चे जब आगे जाते, आपने कहा कि उन बच्चों से 25% को निकाल लिया जाएगा, लेकिन उन बाकी 75% के लिए कोई एक आप ये तो कहेंगे ना कि आप यहाँ पर जा सकते हैं, उनके लिए कोई गारंटी तो होगी। देखिए, फिर बोल दिया मैंने, गारंटी क्या? आपको गृह मंत्रालय ने गारंटी दी 10% की, आपके राज्य में गारंटी दे रहे हैं, आपके जो प्रधान मुख्यमंत्री है, प्राइवेट सेक्टर में गारंटी दे रहे हैं। बाकी गारंटी तो बच्चा जब इतना ट्रेंड हो जाता है, इतना एक्सपर्ट हो जाता है, आप जब आर्मी का बच्चा आता है ना, उसकी चलने की, उसकी बात करने की, उसकी काम करने का लहजा ही कुछ होता है। प्राइवेट सेक्टर्स भी ऐसे पकड़ के लेते हैं बिकॉज़ दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। साहब आपके पास आ रही हूं, चलिए नेगे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, पहले मैं सीमा जी की इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि ये कह रहे हैं कि हम फ्री में उनको राशन देंगे, फ्री में हम उनको, अरे फ्री में नहीं दे रहे हैं आप। वो बच्चा जो 17 साल की उम्र में भर्ती होने लायक है, वो कड़ी मेहनत करने के बाद, फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद, तब वो जो है आपकी ट्रेनिंग में जाएगा। और जो सेना की ट्रेनिंग है, जिन लोगों ने अगर नहीं देखी हो उन लोगों को देखना चाहिए कि सेना की ट्रेनिंग जो है कितनी सख्त होती है। उस ट्रेनिंग के दौरान आप उसको फ्री क्या दे रहे हैं? फ्री तो ये होता है कि मुझे घर में बैठे हुए आपने कुछ फ्री में दे दिया। आप फ्री में कुछ नहीं देंगे। आप, वो बच्चा रात दिन मेहनत करेगा, सेना की जो कड़ा प्रशिक्षण है उस प्रशिक्षण को लेगा, उसके बदले आप उसको जो है मानदेय देंगे, तनख्वाह देंगे, वेतन देंगे, जो भी देंगे आप उसके बदले में देंगे। फ्री में आप कुछ नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए तो ये फ्री का शब्द आपको निकाल देना चाहिए। और केवल आप ये कह रहे हैं कि हम इनको आरक्षण की व्यवस्था देंगे। अरे आरक्षण कोई गारंटी है क्या? रोजगार की गारंटी है आरक्षण? आपके पास, राज्य सरकारों के पास पद नहीं है, आप कहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में। अरे प्राइवेट सेक्टर में सरकार की चलती कितनी है? कितने जो है सरकार के नियमों के अनुसार जो है प्राइवेट सेक्टरों में रखे जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो मालिक की इच्छा होगी, मालिक की कृपा पर रहना होता है। तो इस करके सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप
देश के नौजवानों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं तो इस बात की व्यवस्था करिए कि 4 साल के बाद उसको निश्चित तौर पर, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे राज्य सरकार के जो सेक्टर हैं उनमें हम उनको जो है निश्चित तौर पर रोजगार देंगे। ये व्यवस्था करिए, ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न मैंने शुरू में भी कहा था, एक रेगुलर सैनिक को 9 महीने का आप कठिन प्रशिक्षण देते हैं और जिन अग्निवीरों को आप 6 महीने का प्रशिक्षण देंगे और उनको फिर 25% को आप रेगुलर करेंगे तो वहां भी आप जो है एक द्वंद्व पैदा कर देंगे, वहां भी एक विरोधाभास खड़ा कर देंगे। एक सैनिक कहेगा कि मैं 9 महीने का कठिन प्रशिक्षण करके आया हूं और मेरी तुलना में ये 6 महीने करके आया, तो वहां भी आप जो है असंतोष पैदा करने की बात करेंगे, वहां भी भेदभाव की बात आप करेंगे। ठीक है, हरीश मैकुरी जी, छोटा सा कमेंट आपसे इस बात पर चाहूंगी जो नेगी साहब कह रहे हैं कि एक 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा, दूसरा सैनिक 9 महीने की ट्रेनिंग करेगा, तो वहां पर भी एक कह सकते हैं कि द्वंद्व शुरू हो जाएगा। जो हम समझ पा रहे हैं उसमें ये है कि ट्रेनिंग का मेरे ख्याल अलग अलग इसलिए रखा गया है कि जिनको बाद में 25% ये देंगे उनकी और ज्यादा ट्रेनिंग मेरे ख्याल रेगुलर फौज के बाद में होगी, ऐसा सरकार का प्रिजम्पशन। लेकिन नेगी जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि इसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए और इसके बाद आगे मतलब जो संभावना है कि 25-30% हम उस फौज में रेगुलर इनको लेंगे जो मतलब एक्सलेंट जिनकी परफॉर्मेंस होगी और जिनकी विलिंग, 2 चीजें हैं, एक तो विलिंग भी होगी, जिसे लगता है 3 साल में ही 4 साल में ही भैया मेरे से नहीं होगा तो वो तो घर आ जाएगा, जिसकी विलिंग होगी और जिसका एक्सलेंट परफॉर्मेंस रहेगी, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, सेना के प्रति जज्बा रहेगा, उसको मेरे ख्याल ये 25% उसमें भी लेंगे तो एक अच्छी शुरुआत है। कोई मुझे बहुत ज्यादा खामी इसमें लगती नहीं है। निश्चित रूप से इन युवाओं के भविष्य के प्रति चिंता अगर नेगी जी की है, राष्ट्रीय दलों की है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो ये इसमें कोई बात नहीं है कि मतलब विचार ही ना हो कि इन युवाओं के लिए हम क्या करें। हमारे पास एक कुशल, ट्रेंड, अनुशासित युवा होगा तो उसके भविष्य का ख्याल भी हम ही में रखना होता है, तो निश्चित रूप से सरकारों को इस पर तो प्लान करना चाहिए। लेकिन अग्निवीर योजना का विरोध जो है वो किसी भी स्थिति में हमें औचित्यपूर्ण नहीं लगता है। अग्निवीर योजना एक नई योजना है, दुनिया के 30 देशों में इस तरह की योजनाएं पहले से चल रही हैं। भारत में नई शुरुआत हो रही, नई चुनौतियों से निपटने के लिए अगर कोई नया प्रयोग होता है तो वो आगे बढ़ना चाहिए। हमने तो देखा कंप्यूटर जब आया था उसका विरोध हुआ, रेलवे जब लाइनें बिकी पहली बार भारत में तो लोगों ने कहा भारत माता को जकड़ देंगे। तो मतलब नई योजना का विरोध होता रहता है, उसकी सरकार को परवाह किए बिना इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सीमा डोरा जी, इसी सवाल का जवाब चाहूंगी आपसे। सही कहा सर ने कि जब भी कोई अच्छी चीज शुरू होती है तो पहले उसका विरोध होता है और फिर उसको स्वीकार कर लिया, और यही होगा। आप देखिएगा ये जितना मर्जी विरोध करते रहे, क्योंकि विपक्ष में बैठे 6 साल और माफ कीजिएगा 6 महीने और 9 महीने की ट्रेनिंग की बात मैं कर रही हूँ आपसे। नहीं मैम, इसका कोई ऐसा क्लियर चीज नहीं दिखाई है कि जो अभी बच्चे आएंगे वो 6 महीने के करेंगे, पुराने 9 महीने के करेंगे। ऐसा ही एक लिखित है कि 10 से 6 महीने की ट्रेनिंग हो, तो उसमें इतना डिस्प्यूट करने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे जाएंगे तो बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि एक्चुअली क्लियर पिक्चर क्या है। लेकिन जो बच्चों की मैं आपको बात करूं कि बिल्कुल वर्सेटाइल पर्सनालिटी होके बच्चे जो निकल के आएंगे और बहुत कई प्रतिभाओं के धनी होंगे, और प्राइवेट सेक्टर्स के लोग तो उनको ऐसे पकड़ेंगे, क्योंकि होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में प्रेफरेंस भी दी जाती है आर्मी वालों को। जितने स्कूल्स होते हैं, जितने प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, अगर उनको कहो कि आर्मी रिटायर्ड है तो फटाक से पकड़ते हैं, लेकिन ये तो रिटायर्ड नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल छोटी उम्र में ही आ जाएंगे। ठीक है, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेगी साहब दोबारा आपके पास नहीं आ पाऊंगी, समय की समाप्ति हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। लेकिन अग्निपथ योजना का विरोध जिस तरीके से हो रहा है, इस विरोध के बीच कई ऐसे सुझाव भी हैं जो दिए जा रहे हैं, और इन सुझावों पर अगर सरकार अमल करती है, इन पर बातचीत होती है, तो शायद ये योजना, युवा भी इसके योजना के समर्थन में आएंगे और तमाम विपक्षी पार्टियां भी। फिलहाल क्या कुछ इसमें खामियां जो है जिसको भरने की बात की गई है वो खामियां भरी जाती है और किस तरीके से इस योजना को बेहतर बनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़।